नमस्कार। लोक लेखा समिति शताब्दी समारोह से जुड़े इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा। लोक लेखा समिति शताब्दी समारोह का उद्घाटन कल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में हुआ और आज इस समारोह का समापन दिवस है। उद्घाटन सत्र में राष्ट्रपति के साथ उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी, केंद्रीय मंत्री, सांसद, भारत के विधायी निकाय के पीठासीन अधिकारियों के साथ साथ विभिन्न देशों के कई सांसद भी समारोह में शामिल हुए। भारत के संसद की लोक लेखा समिति की बात करें तो 100 साल इसके पूरे हो गए हैं। 1921 में स्थापित इस समिति ने संसद की पारदर्शिता बनाए रखने के उद्देश्य से समय समय पर अनेक प्रयोग भी किए हैं। नई पहल की है जिसका परिणाम आज ये है कि हम शताब्दी वर्ष मना रहे हैं। शताब्दी वर्ष पर आयोजित समारोह का आज दूसरा और अंतिम दिन है। अब से कुछ देर बाद हम आपको लेकर चलेंगे और सीधा प्रसारण दिखाएंगे संसद भवन के केंद्रीय कक्ष से। समापन समारोह है और सीधा प्रसारण दिखाने के साथ साथ कार्यक्रम में हम आगे बढ़ने से पहले बता देते हैं कि शताब्दी समारोह का उद्घाटन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया था। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और लोक लेखा समिति के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी वहां पर मौजूद थे। उन्होंने जहां भारत के लोकतंत्र की मजबूती का जिक्र किया, वहीं लोक लेखा समिति के अब तक के सफर को सफल बताते हुए इसे और मजबूत बनाने पर बल दिया। आज के कार्यक्रमों की अपडेट लेने के लिए सीधा हम रुख करते हैं अपने सहयोगी मोहम्मद फतह टीपू के पास। टीपू, क्या कुछ कल हुआ, क्या कुछ आज संभव है? देखिए प्रतिबिंब, जैसा आपने जिक्र किया कि लोक लेखा समिति का शताब्दी वर्ष देश मना रहा है और संसद के केंद्रीय कक्ष में इसका आयोजन किया गया और केंद्रीय कक्ष में इस तरह के जो अति विशेष कार्यक्रम होते हैं उन्हीं का आयोजन होता है। इस वजह से आपने जैसा जिक्र किया कि कल का जो कार्यक्रम था वो देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उसका उद्घाटन किया और उन्होंने जिक्र किया कि जनता, जो देश की जो आवाम है, जो जनता है, उनकी इच्छाओं की नुमाइंदगी देश की संसद करती है और जो संसदीय समितियां हैं उनका विस्तार की जिम्मेदारी संसदीय समिति की जिम्मे है। और उन्होंने जो पूरा रिकॉर्ड रहा है, जो 100 साल का जो रिकॉर्ड रहा है पीएसी का, उसकी तारीफ भी की। इसके अलावा उन्होंने अपने पूर्ववर्ती का जिक्र करते हुए कहा कि आर वेंकटरमन भी पीएसी में थे, वहीं पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव भी पीएसी में अपनी सेवाएं दे चुके हैं, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी हो या आई.के. गुजराल हो। तो कहने का मतलब ये है कि बेहद रचनात्मक कार्यक्रम कल का प्रतिबिंब था। उसके अलावा देश के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भी अपने संबोधन में कहा कि जो देश की संसद है उसकी बैठक साल में कम से कम 100 बार होनी चाहिए और विधानमंडलों की का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि जो राज्य की जो विधानसभाएं हैं उनकी बैठक भी कम से कम 90 दिन तो होनी ही चाहिए, 90 दिन होनी चाहिए। और आज क्या कुछ होने वाला है वो भी हम आपसे अपडेट लेंगे। हमारे साथ 3 विशेषज्ञ मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। मेरे बिल्कुल साथ में हैं विपिन सिंह परमार, अध्यक्ष है हिमाचल प्रदेश विधानसभा के। विपिन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ विष्णु दयाल राम हैं, सदस्य लोक लेखा समिति। विष्णु दयाल राम जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। रामकृपाल जी हमारे साथ है, वरिष्ठ पत्रकार है। रामकृपाल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा विपिन जी, कितना महत्वपूर्ण आयोजन शताब्दी वर्ष समारोह? मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि अभी हाल में ही शिमला में पीठासीन अधिकारियों का एक सम्मेलन जो लगभग 100 वर्ष पहले संपन्न हुआ और उसका शताब्दी वर्ष शिमला में अभी 16 और 19 के बीच में संपन्न हुआ। श्री ओम बिरला जी का शुभाशीष व प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन हमें वर्चुअली प्राप्त हुआ और अभी कुछ दिनों के बाद ही यहाँ दिल्ली जो लोक लेखा समिति का 100 वर्ष पूर्ण हुआ है, उसका शुभारंभ माननीय राष्ट्रपति जी के द्वारा, उपराष्ट्रपति जी के द्वारा एवं जो हमारे लोकसभा के स्पीकर हैं श्री ओम बिरला जी का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ और लीडर ऑफ अपोजिशन भी उसमें उपस्थित थे। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जो कल एक संदेश दिया गया है या आने वाले दिनों में उस प्रोसीडिंग को व्यवहारिकता में बदलने का काम है कि इस पवित्र मंदिर में जो लोगों के द्वारा प्रतिनिधि चुन करके आते हैं वो लोगों के लिए हैं और अधिक से अधिक समय राजनीतिक उन सीमाओं को तोड़ करके फॉर गुड गवर्नेंस हम किस तरीके से अधिक अपना समय दे सकते हैं, एक तो आह्वान ये किया गया और दूसरा उसमें ये कहा गया है कि
हमारा चाहे वो लोकसभा है, चाहे हमारे विधान परिषद है, विधान सभाएं हैं, उनकी सिटिंग्स भी अधिक से अधिक हों, ताकि अधिक से अधिक विषय उसमें आए और उसमें चर्चा हो। और सबसे बड़ी बात, ये जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है, इसमें ये भी लोक लेखा समिति जो है, इसमें ये भी कहा गया है कि ये इतनी महत्वपूर्ण कमेटी है, इसमें सीएजी भी इंटरवीन करती है और जो प्रदेश के लिए, देश के लिए, विकास के लिए मद तय किए करते हैं, उसके बारे में भी चिंता की जा सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है विष्णु दयाल राम जी, हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था कितनी मजबूत है, भारत का लोकतंत्र कितना मजबूत है, वो भी रिफ्लेक्ट होता है लोक लेखा समिति से, क्योंकि इसका अध्यक्ष विपक्ष का नेता बनाया जाता है। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि लोक लेखा समिति का गठन मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1919 के बाद हुआ था, 1921 में, और 1921 से लेकर के 1950 तक इस लोक लेखा समिति ने 16,668 प्रतिवेदन दिए और वे प्रतिवेदन एक से एक महत्वपूर्ण प्रतिवेदन है। वे प्रतिवेदन समर्पित किए जाते हैं रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस रूल्स 308(1) के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत लोक लेखा समिति ये देखती है कि जो भी लेखा जोखा संसद के समक्ष प्रस्तुत होता है, उस का लेखा जोखा ठीक से रखा जाए। जिस मद के लिए पैसा आवंटित होता है, उस मद में ही वो पैसा खर्च हो। जितना पैसा आवंटित होता है उतना ही पैसा खर्च हो। यदि ज़्यादा पैसा खर्च होता है तो उसको रीअप्रोप्रिएशन करने के लिए भी लोक लेखा समिति अपना सुझाव देती है। कल जब राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और लोकसभा स्पीकर बोल रहे थे, एक महत्वपूर्ण बिंदु जो है सवेत रूप से उठाया गया कि जो करदाता हैं देश के, उनके खून पसीने की कमाई उन्हीं के विकास में लगे, ये तय करना बेहद आवश्यक है। तो क्या ये तय कर पा रही है लोक लेखा समिति अभी तक? निश्चित रूप से आपको हम बताते चलें कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की जो रिपोर्ट आती है, उस रिपोर्ट के बाद संसदीय समिति लोक लेखा समिति के द्वारा उस पर चर्चा होती है, उस पर एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस भी होता है, उस पर हमें यदि किसी और की आवश्यकता पड़ती है उसका ओपिनियन लेने के लिए, तो उसका भी हम ओपिनियन लेते हैं और एक समेकित रूप से हम अपना सुझाव देते हैं, अपना रिकमेंडेशन देते हैं, जिस रिकमेंडेशन के आधार पर सरकार अपना अनुपालन प्रतिवेदन देती है और पुनः उस अनुपालन प्रतिवेदन के बाद पार्लियामेंट के समक्ष वो रिपोर्ट जाती है। तो लोक लेखा समिति का कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसका कार्य है कि वो सुनिश्चित करे कि जो भी करदाता का पैसा है वो पैसा ठीक ढंग से, सही ढंग से खर्च हो, वेस्टफुल एक्सपेंडिचर नहीं हो, जिस निमित्त वो पैसा बना है उसी निमित्त वो पैसा खर्च हो। जी जी, विपिन जी, यहाँ पर ये बात चल रही है कि कहीं ना कहीं हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था को समय के साथ साथ और मजबूत बनाया है हमारी संसद की कार्रवाई ने और लोक लेखा समिति के 100 वर्ष के इतिहास ने या फिर 100 वर्ष की यात्रा ने। आपको क्या लगता है कि लोकतंत्र और मजबूत हुआ है, इसको विस्तार भी प्रदान किया गया है? क्योंकि कार्यक्रम में भी न केवल आप लोग जो हैं देश भर से इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, हमने देखा कि विदेशों के भी कुछ जनप्रतिनिधि हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था की खूबी और खासियत देखने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। मैं तो ये बताना चाहता हूँ कि जैसे इस कमेटी का फॉर्मेशन होता है, जो प्रतिपक्ष का कोई सीनियर एमएलए या लीडर ऑफ अपोजिशन इस कमेटी का चेयरपर्सन या चेयरमैन रहता है। और महत्वपूर्ण कमेटियों में मैं ये कह सकता हूँ कि प्रदेश या देश के विकास के लिए जो विभिन्न मद रहते हैं, उन मदों के ऊपर जो फंड एलोकेशन रहती है जी, उसको एक रिव्यू करने का, उसको निष्पक्ष जांचने का और गहराई तक जानने का ये कमेटी एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। और मैं ये भी कह सकता हूँ कि इस कमेटी के माध्यम से जो कंसर्न अधिकारी हैं उनको भी समन किया जाता है, बुलाया जाता है कि ये जो मद इस विकास के लिए निश्चित किया गया था, इस पर कितना खर्च हुआ, कितना खर्च नहीं हुआ, क्या कारण है, मिस ऑपरेशन तो नहीं हुआ, उसको भी सेटल डाउन करने के लिए ये कमेटी के पास एक अधिकार प्रेषित किए गए हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इस प्रकार के आयोजनों का मुख्यतः यही हेतु रहता है
कि हमने पिछले वर्षों में अगर एक लंबी छलांग लोकतांत्रिक प्रणाली को मजबूत करने के लिए की है, तो उसमें जो पहले की विभूतियां रही हैं, जो इस कमेटी के माननीय सदस्य या चेयरपर्सन रहे हैं, चेयरमैन रहे हैं, उन्होंने भी अपने समय महत्वपूर्ण योगदान हिंदुस्तान की उन्नति, खुशहाली और विकास के लिए किया है। और पिछले कल भी मंच पर कुछ ऐसे विशिष्ट विभूतियों के नाम लिए गए, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, नरसिम्हा राव जी थे, गुजराल साहब थे, वेंकट रमन जी थे। यानी जब वो भी इस कमेटी के सदस्य रहे, ऐसे सदस्य रहे, तो उनके कंट्रीब्यूशन को आगे भी वर्तमान पीढ़ी लेकर के जाए। मुझे ये लगता है कि इस प्रकार के आयोजनों का यही हेतु रहता है, क्योंकि अच्छे करने का कोई लिमिट नहीं, आगे बढ़ने का निरंतर स्कोप रहता है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि जब हम किसी एक स्थान पर इकट्ठे होते हैं तो चर्चा, विवेचन या ये कह सकता हूं कि अवलोकन करने का एक उचित समय रहता है। तो रामकृपाल जी, क्या ये लोक लेखा समिति की रूपरेखा ही ऐसी बनी है, इसकी कार्यप्रणाली ही ऐसी है कि इसके कार्य महत्वपूर्ण हो जाते हैं, या फिर लोक लेखा समिति में चेहरे कितने वजनदार हैं, कौन से प्रमुख चेहरे हैं, वो भी अहमियत रखते हैं? देखिए प्रतिबिंब जी, जैसा कि हमारे दोनों आदरणीयों ने अभी कहा है, आप इससे सोच लीजिए कि 100 साल पहले, यानी हमारी आज़ादी से पहले 1921 में, ये जो एक संस्था, मैं अगर आम आदमी की भाषा में कहूँ कि पैसा इनकम कहाँ से हुई, आया कहाँ से और खर्च कहाँ हो रहा है, ये दो चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो आप एक व्यक्ति से, एक परिवार से लेकर के, और देश की बात है संसद, और संसद में ये मैं कहता हूँ कि ये आँख और कान है। और 100 साल पहले जबकि ये संभव नहीं था कि जनता से, आम आदमी से सांसद का बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन हो पाए, क्योंकि संभव नहीं था। आज की तारीख में जब सारी चीज़ें डिजिटल टेक्नोलॉजी में कहीं कुछ भी होता है तो सबके सामने जाता है, तो ये देखना कि ये जो संसद है, जिसको कहते हैं बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल, ऑफ द पीपुल, यानी लोक सेवा के लिए ही ये तंत्र बना हुआ है। तो जो भी पैसा आ रहा है, जो भी योजनाएं बन रही हैं, वो सही दिशा में जा रही हैं या गलत दिशा में जा रही हैं, इस पर नज़र रखने वाली जो कमेटी है, मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण काम और कोई नहीं हो सकता कि जनहित में, जनता के द्वारा, जनता के लिए और जनता से चुनी गई जो सरकार है, वो जनहित से कहीं डगमगा तो नहीं रही है, ये कहना। तो एक तरह से मैं कहूँगा कि ऐसे पहरुए हैं, पहरेदार हैं ये समिति, और एक बहुत अच्छा बैलेंस किया है कि सत्ता पक्ष, जैसे लोकतंत्र की परिभाषा क्या होती है, रूल ऑफ मेजॉरिटी एंड स्कोप फॉर माइनॉरिटी, रेस्पेक्ट फॉर माइनॉरिटी, मतलब मीन्स बहुसंख्यक, बहुमत का शासन हो, लेकिन जो अपोजिशन है तो अपोजिशन के लीडर को इसका हेड बनाया जाता है, ताकि देखिए कितनी स्वस्थ परंपरा है कि लोकतंत्र मजबूत हो, पार्टी शासन चाहे जिसका भी हो, जब भी हो। तो ये मैं समझता हूँ कि आज का दिन, और ये देखिए कि 100 साल हो गए, अब ज़रूरत इस बात की है कि क्योंकि डिजिटल टेक्नोलॉजी ने इतना सब कुछ बदल दिया है कि हर आदमी की परीक्षा एक एक मिनट पर हो रही है, और हमारे जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, चाहे वो मंत्री हों, चाहे जो भी हों, उनकी जवाबदेही और जिम्मेदारी और बन जाती है कि जो कुछ भी है अपने क्षेत्र के लिए, जैसे भी या जो योजनाएं बनती हैं सरकार के वो केंद्रीय लेवल पर, वो सही जगह पर, सही उद्देश्य जो है जनता तक पहुंच नहीं रही कि नहीं। तो मैं समझता हूं कि ये लोक लेखा समिति जो है, अब ऐसा समय भी आ गया है कि धीरे धीरे इसकी जानकारी और इसकी उपयोगिता और जनता का एक विश्वास इस पर बहुत बढ़ेगा, एक भरोसे की चीज़ है। और मैं ये कहता हूं कि वो संस्थाएं जिन पर जनमत का भरोसा हो, भरोसे की बात है, तो उन पर बहुत जिम्मेदारी बनती है, और मेरी शुभकामनाएं हैं कि 100 साल का सफ़र पूरा कर लिया है और आगे की यात्रा अच्छी होगी। जी, आगे की यात्रा अच्छी हो। लेकिन अगर बात करें विष्णु दयाल राम जी कि यहाँ पर ये समिति ये तो बताती है कि क्या कुछ हुआ, क्या कुछ होना बाकी है, कितना जो है एलोकेट हुआ, अब कितना बजट जो है खर्च किया है, लेकिन कहीं कुछ खामी रह जाती है या गति थोड़ी सी मंद होती है उस कार्य को लेकर, जो तय गति होती है, उसके पास बहुत ज़्यादा
क्रियान्वयन करने के लिए उसके पास बहुत ज़्यादा हथियार नहीं है। क्या ये भी बात सही है? देखिए, ये सारी चीज़ें वहाँ पर हैं, इन कमियों को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का एक यूनिक फीचर है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी सब कमिटीज़ भी बनाती है जी, और उस सब कमिटीज़ को भी वही अधिकार है जो ओरिजिनल कमेटी को है। जी। तो सब कमेटी बना करके जो पेंडिंग मामले हैं या जो महत्वपूर्ण मामले हैं उन मामलों को निष्पादन करने का कार्य लोक लेखा समिति के द्वारा किया जा रहा है। जी। तो ये दूसरे स्टैंडिंग कमिटीज़ के साथ ये बातें लागू नहीं होती है, लेकिन लोक लेखा समिति के साथ ये बात लागू होती है। और एक सब कमेटी है जो ये इंश्योर करती है कि कहाँ तक रिकमेंडेशंस का इम्प्लीमेंटेशन हुआ। ये सब कमेटी ऑन रिकमेंडेशन ऑन इम्प्लीमेंटेशन जो है ये एक वॉचडॉग के रूप में काम करती है, जो एग्जीक्यूटिव के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है और जो उनकी लेजिस्लेचर के प्रति जवाबदेही है उसको इंश्योर करने का कार्य करती है। जी जी, सिर रुख करते हैं अपनी सहयोगी कृति मिश्रा की। और कृति, अगर बात करें इस पूरे बड़े आयोजन की, तो 4 एजेंडे इसके लिए तय किए गए थे, 2 पहले दिन और 2 समापन वाले दिवस पर। पहले 2 एजेंडों पर क्या कुछ कहा गया, क्या कुछ काम हुआ, और बाकी के जो 2 एजेंडे हैं उन पर क्या कुछ होने वाला है आज? जी हाँ, देखिए प्रतिबिंब, जैसा हम शताब्दी वर्ष समारोह मना रहे हैं पीएसी का, तो जो थीमेटिक सेशंस थे, जो 4 बहुत इंपॉर्टेंट थीमेटिक सेशंस थे, और आपने कहा कि 4 एजेंडा, उसमें देखिए कल एक बहुत लंबी बातचीत हुई जितने भी जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनके बीच में, कि किस तरह से बदलते समय में पीएसी को और इफेक्टिव बनाया जा सकता है और बदलते समय में पीएसी के सामने किस तरह के चैलेंजेस हैं, साथ ही जो सरकारी स्कीम्स हैं उनका परिणाम जो है उसका आकलन और कैसे किया जाए, और साथ ही साथ किस तरह से जो देश है उसके विकास में भागीदारी बने पीएसी, और जो टैक्स पेयर की जो खून पैसे की कमाई है उसका सही उपयोग है। और बहुत ही महत्वपूर्ण एक जो चर्चा वो रही है कि किस तरह से जो रेकमेंडेशंस देती है कमिटी उसका इम्प्लीमेंटेशन जो टाइम बाउंड मैनर में हो। देखिए, अगर मैं 17वीं लोकसभा की बात करूं प्रतिबिंब, तो पीएसी ने तकरीबन 302 सजेशंस दिए थे, रेकमेंडेशंस दिए थे, जिसमें से 200 से ज़्यादा पर इम्प्लीमेंटेशन हुआ है। और अगर हम कन्वर्जन देखें तो 70% से ज़्यादा कन्वर्जन है। लेकिन लगातार चर्चा यही रही है कि किस तरह से समयबद्ध तरीके से इसको इम्प्लीमेंट कराया जा सके, तो इस पर भी चर्चा हुई है। और जैसा हमने कल उद्घाटन समारोह में देखा कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि जो विधानमंडल के पीएसी हैं उनमें समन्वय, और जो पार्लियामेंट की पीएसी है उसमें और ज़्यादा कैसे समन्वय हो सके, एक साझा मंच हो सके, उस पर भी चर्चा हुई। तो उसका एक सार, एक निचोड़ आज हमको देखने को मिल सकता है। और जैसा कि जो पीएसी के भूतपूर्व चेयरपर्सन थे मुरली मनोहर जोशी जी, उन्होंने कहा था चेजिंग द मनी फ्रॉम वेयर इट कम्स फ्रॉम एंड वेयर इट गोस। तो उसकी एक जो चर्चा कि आगे किस तरह से जो फाइनेंशियल मैटर्स हैं उस पर कैसे एक कॉन्शियस कीपर हो सके पीएसी और उसका फंक्शन और मजबूत हो सके, इन सभी बातों पर चर्चा हुई। जी, अगर बात करें पीएसी के कार्यक्षेत्र की, वित्तीय पारदर्शिता तय करना वो भी इसके कार्यक्षेत्र में आता है। और आपने कहा कि अनुपात बताया कि कितने जो है रिकमेंडेशंस थी और कितनी लागू की गई हैं। तो क्या वित्तीय पारदर्शिता को लेकर भी कुछ तय हुआ है, कुछ कार्य आगे बढ़ा है? जी हाँ, देखिए लगातार ये सजेशंस आते रहे हैं, और पहले भी जब इस तरह की मीटिंग हुई है तो उसमें कहा गया है कि सीएजी जब अपॉइंट किया जाता है, क्योंकि सीएजी को आईज एंड ईयर्स ऑफ पीएसी कहा जाता है, तो उनके अपॉइंटमेंट में कैसे एक पीएसी के साथ कंसल्टेशन किया जाए, और साथ ही जिस तरह से डिलीवरी मॉडल्स बदले हैं प्रतिबिंब। अब अगर हम मिसाल के तौर पर देखें तो जैसे डीबीटी आया है, उसमें कैसे सर्विसेज के डिलीवरी मॉडल्स बदले हैं, उसके साथ जो टैक्स पेयर्स का मनी जो पैसा है उसका इन्वॉल्वमेंट जो है उसकी जो जवाबदेही है, जो कार्यपालिका की जवाबदेही है, और साथ ही जो परिणाम होते हैं जितने भी जो सरकारी स्कीम्स हैं उनके परिणाम, उसका इफेक्टिव परिणाम, उसका आकलन, इस पर भी चर्चा हुई है। हमने देखा है कि किस तरह से महत्वपूर्ण मुद्दों पर पीएसी ने लगातार चर्चा की है, फिर चाहे वो मनरेगा हो, SEZ की पॉलिसी हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात हो, या फिर प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम की बात हो। हाल ही के ये कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो पीएसी ने डिस्कस किए हैं, उस पर किस तरीके से इफेक्टिव ढंग से
जो रिकमेंडेशंस हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन हो, इस पर भी चर्चा हुई है। जी हाँ, जो चर्चा अभी तक हुई है उसकी जानकारी अपडेट आपने हम तक पहुंचा दिया है, दर्शकों को भी पता लग गया है, लेकिन आज क्या कुछ होने वाला है उसकी जानकारी लेंगे। लेकिन हमारे साथ विशेषज्ञ मेहमान मौजूद हैं। विपिन सिंह परमार जी, यहाँ पर बात चल रही थी, हमारी सहयोगी भी बता रही थी कि इस पर जोर दिया जा रहा है कि केंद्रीय पीएससी और राज्यों के पीएससी का समन्वय किस तरीके से बढ़े और किस तरीके से कार्यशीलता में भी विस्तार हो, उसको लेकर भी यहाँ पर बहुत जोर दिया गया है। कितनी महत्वपूर्ण चर्चा, कितना महत्वपूर्ण बिंदु है? मैं ये कह सकता हूँ कि कल की जो डेलिब्रेशंस हुई हैं और जिनसे हम रूबरू हुए हैं, कुल मिलाकर के कंसर्न चाहे केंद्र सरकार हो चाहे वो प्रदेश की सरकारें हों, उनका एजेंडा सिर्फ और सिर्फ यही है कि हम देश को व प्रदेश को डेवलपमेंट के मामले में शिखर की ओर लेकर के जाएं। और उसमें जो गवर्नमेंट है, सरकारें हैं, निसंदेह वो निरंतर जनता के लिए ऐसी योजनाएं बनाती हैं जिसका उनको लाभ मिल सके। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ तक केंद्र की जो हमारी लोक लेखा समिति है या प्रदेश की लोक सेवा समिति है, केंद्र सरकार की या प्रदेश सरकारों की, उसमें तालमेल का होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैंने ये देखा है कि बहुत से अभी तक भी लोक लेखा समिति में ऐसे विषय आए हैं जो आश्वासनों तक सीमित रहे हैं। और दूसरा मैंने ये भी देखा है कि कुछ पैराज भी बने हैं, आश्वासन और पैरा, उनको भी अभी तक डिस्पोज ऑफ नहीं किया गया है। तो मुझे लगता है कि उस मामले में भी हमें गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। तीसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस कंसर्न प्रतिनिधि को या अधिकारी को वहाँ पर बुलाया जाता है, वहाँ पर भी समय अवधि निश्चित हो और जहाँ तक केंद्र सरकार के इंटरवेंशन की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ मुद्दे मद ऐसे भी रहते हैं जहाँ पर भारत सरकार, केंद्र सरकार इन्वॉल्व रहती है। तो मुझे ये लगता है कि ये कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है ताकि इस कमेटी का जो रेलिवेंस है वो प्रदेश के या देश के डेवलपमेंट के लिए रिफ्लेक्ट करे, ये मैं कहना चाहता हूँ। और उसके लिए ये जो एक शुरुआत है, ये महत्वपूर्ण शुरुआत गिनी जाएगी। जी जी। और विष्णुदयाल राम जी, दो एजेंडे उस पर चर्चा हो चुकी है, दो एजेंडे आज तय हैं, उन पर भी चर्चा होगी। तीसरे एजेंडे की अगर बात करें इस पूरे विस्तृत कार्यक्रम की, तो लोक लेखा समिति विकास के भागीदार के रूप में इसकी क्या भूमिका है या इसकी भूमिका और कैसे मजबूत हो सकती है, इस पर भी चर्चा होने वाली है। देखिए, पहले सीएजी जो रिपोर्ट देता था उसमें परफॉर्मेंस ऑडिट पर नहीं रिपोर्ट होती थी। अच्छा। योजनाओं का क्या परफॉर्मेंस हुआ, उस पर कितना पैसा खर्च हुआ, योजनाएं कितनी कामयाब रहीं, वो योजनाएं लोगों के हितों को बढ़ावा देने के लिए कितनी सफल रहीं, ये बातें नहीं होती थी। तो परफॉर्मेंस ऑडिट अब होता है, उस परफॉर्मेंस ऑडिट पर चर्चा होती है। यदि किसी योजना पर कोई वेस्टफुल एक्सपेंडिचर नज़र आता है कमेटी को, तो कमेटी उस पर अपना कमेंट करती है। जी। कमेटी अपना कमेंट करती है और फिर विभाग जो या मंत्रालय जो संबंधित है उसको जवाब देता है। कहीं किसी प्रकार की कोई कमी पाई जाती है तो उस कमी को भी दूर करने की कोशिश की जाती है। पॉलिसी में भी कहीं किसी प्रकार के सुधार की यदि आवश्यकता होती है तो उस पर भी समिति अपना मंतव्य देती है। जी जी। अगर इसमें लोक लेखा समिति के कार्यों में या फिर इसके सदस्यों में कुछ फेरबदल करना हो, बदलाव लाना हो या कुछ नवीनता इसमें जोड़नी हो, तो उसके लिए क्या एक प्रयोजन होता है, किस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है? नहीं, समिति के सदस्यों का कार्यकाल तो 1 साल का होता है। 1 साल के बाद से पुनः समिति गठित होती है और दूसरे सदस्य आ सकते हैं या पुराने सदस्य भी 1 साल के लिए और रह सकते हैं। तो प्रक्रिया तो निर्धारित है कि किस प्रकार से सदस्य बनेंगे। लोकसभा से 15 सदस्य बनेंगे, राज्यसभा से 7 सदस्य बनेंगे और 1 साल की उनकी कार्यावधि होगी। उसके बाद पुनः समिति के नए सदस्य आएंगे या वो सदस्य मैं ये सवाल इसलिए भी पूछ रहा हूँ चूंकि आप ये लोक लेखा समिति के सदस्य भी हैं, तो एक सदस्य के रूप में आपके क्या इनपुट्स रहते हैं, क्या भूमिका रहती है, क्या सहयोग रहता है, या आप से या फिर समिति के सदस्यों से किस तरीके के सहयोग की अपेक्षा रहती है? देखिए, समिति के सदस्य जो भी होते हैं, जो विषय उनके समक्ष आता है उस पर विस्तृत चर्चा करते हैं।
अच्छा। और विस्तृत चर्चा के बाद ही रिकमेंडेशंस सबकी समिति से बनता है, और जो रिकमेंडेशन जाता है उस पर मंत्रालय का जवाब आता है, एक्शन टेकन नोट आता है, उस एक्शन टेकन नोट पर भी चर्चा होती है, तब जाकर के फाइनल रिपोर्ट तैयार होता है और तब जाकर के पार्लियामेंट में वो रिपोर्ट पेश होता है। तो उस पर गहन समीक्षा होती है और गहन समीक्षा के बाद ही मतलब ये प्रतिवेदन संसद के समक्ष जी जी, आप दोनों से, विष्णु दयाल राम जी आपसे और विपिन सिंह परमार जी से हम और भी बिंदुओं पर चर्चा करना चाह रहे थे, इस कार्यक्रम को और विस्तार देने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन इस जो है वृद्ध कार्यक्रम में हिस्सा लेने के आप लोगों को शामिल होने के लिए जाना है, इसलिए हम जो है धन्यवाद करते हैं आपका और आपका। आप जो है रामकृपाल जी हमारे साथ बने रहेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बहुत जल्द वापस लौटते हैं। नमस्कार, आई एम जयप्रभा मेनन, मोहिनीअट्टम नृत्यांगना फ्रॉम न्यू दिल्ली। मैं आ रही हूँ अभिव्यक्ति प्रोग्राम संसद टीवी में मोहिनीअट्टम के बारे में आपसे बात करने, जरूर देखिए। गति शक्ति योजना 100 लाख करोड़, ऐसी क्या खास बात है? गति शक्ति मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी, इनका मूल मकसद है कि हिंदुस्तान को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र के हिसाब से खड़ा करना। बार बार आप लोग कह रहे हैं, प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि रोजगार मिलने जा रहा है, लाखों रोजगार जो है वो जनरेट होंगे। कैसे होने वाले? कनेक्टिविटी जब बन जाएंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर जब बन जाएंगे, तो किसान से लेकर मजदूर, हर युवा, सबको मौका मिलेगा। The Udan scheme is changing the flying culture in the country. With the addition of new air routes, Udan will establish strong air connectivity in all states and union territories. It has been giving, in true sense, wings for the aspiration of the people who are staying in remote corners or in hinterland of the country. सुविधा तो बहुत ज़्यादा है, एक वर्ष में लोगों को बहुत सुविधा मिली है। Prime Minister has laid the list of the new ministers on the table of the House. माननीय सदस्यगण, संसद की कार्यवाही के दिन भर का हाल। क्वेश्चन नंबर 201। मेरा प्रश्न ये है, प्रश्नकाल से लेकर विधेयकों की चर्चा। हम चर्चा के लिए तैयार है। The question is that the bill be passed. पक्ष विपक्ष की हर छोटी बड़ी बात। law has been passed. एक स्पेशल कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करनी चाहिए। मैं आपके नोटिस को लाना चाहता हूँ। प्राथमिक रूप से काफी तैयारियां की थी। दोनों सदनों का लगातार लाइव, अब से संसद टीवी पर। Those in favor, please say aye.
जो सदस्य विरोध में ना गए, I think the ayes have it. हवालों के पक्ष में हुआ। Ayes have it. The bill is passed. हॉर्नबिल फेस्टिवल में नगा संस्कृति की झलक। कोणार्क सूर्य मंदिर का भव्य संगीत और नृत्य महोत्सव। टाटा लिट लाइव की अहम चर्चा और बातें। कटनी स्टोन फेस्टिवल की किस्सा गोई। रानी दुर्गावती ने मुगलों को ऐसी धूल चटाई कि उनके छक्के छूट गए। रानी जंग जंग दन दन करके तीर बरसा रही थी। एक तीर और आया जो उनकी गर्दन में जा लगा। वो अब समझ गई कि ये लड़ाई का आखिरी दौर है। रानी ने कटार अपने सीने में घोंप ली और भारत की वो शेरनी खामोश हो गई। साहित्य, कला और संगीत की और भी कई बातें देखिए वाइब्रेंट भारत में रविवार रात 9:30 बजे सिर्फ संसद टीवी पर। लोक लेखा समिति शताब्दी समारोह से जुड़े इस विशेष कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और कल उद्घाटन सत्र था। उस दौरान राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष ने इस पूरे आयोजन को लेकर बिंदु दर बिंदु बहुत सारी चीज़ों को स्पष्ट किया। क्या कुछ कहा राष्ट्रपति ने, उपराष्ट्रपति ने और लोकसभा अध्यक्ष ने, देख लेते हैं एक बार। The Public Accounts Committee in India too, right since its inception, has been entrusted with the great responsibility of showing the virtue of prudence. It aids in finding better ways to raise the resources and, more importantly, to spend them efficiently on people's welfare. Public Accounts Committee is the apex committee mandated with the significant responsibility of ensuring every rupee that is due to the government is corrected and further spent of the purpose for which it was sanctioned by the parliament. Corrected and spent. आज़ादी के जब 75 वर्ष हो रहे हैं तो देश के अंदर कई बदलाव आया है, कई पारदर्शिता आई है और पीएससी के अंदर इसमें विशेष रूप से भूमिका निभाई है। The PSC was set up in 1921. The revenues of the government were as merely as 200 crores. Now at a boggling rate 18 lakh crores. These numbers are an indication of the enormity of the committee's task and also the scale of responsibility of its shoulders. सीधा रुख करते हैं अपने संवाददाता मोहम्मद फतेह टीपू का। टीपू, अगर यहाँ हम दिखा रहे थे कि क्या कुछ कल के कार्यक्रम के दौरान हुआ, उस दौरान हमने देखा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष ने बहुत सारे बिंदुओं को सामने रखा, जिसमें प्रमुख बिंदुओं में लोक लुभावनी घोषणा पर व्यापक बहस हो, सीमित संसाधनों का अधिकतम उपयोग हो। क्या इन बिंदुओं को लेकर भी बात के कार्यक्रम में कोई बहस, कोई चर्चा हुई, कुछ सामने निकल कर आया? बिल्कुल प्रतिबिंब, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जिस तरीके से देश के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने इसका जिक्र किया कि फिजूल खर्च नहीं होना चाहिए, जो सीमित संसाधन हैं
उनका सदुपयोग करते हुए देश के कल्याणकारी जो योजनाएं हैं उनमें इसको समाहित करना चाहिए। तो बिल्कुल इस पे चर्चा हुई। जो पूरे दिन का सत्र था वो बेहद उत्पादक सत्र था। तो इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि जो जिस तरीके से आप देखिए कि देश आज़ादी का जो 75 वर्ष है इसका अमृत महोत्सव भी मना रहा है, तो ऐसे में लोक लेखा समिति की जो भूमिका होती है वो बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। इसके अलावा नायडू जी ने ये भी कहा कि किस तरीके से उन्होंने राजीव गांधी का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि किस तरीके से जब मुंबई अधिवेशन में उन्होंने कहा था कि 1 रुपया चल करके जाता है तो मात्र 15 पैसे देश और समाज का जो अंतिम व्यक्ति उसके पास पहुंचता है। उन्होंने व्यवस्था पे कहीं ना कहीं सवाल उठाया। तो इसको लेकर भी बेहद महत्वपूर्ण चर्चा जो है प्रतिबिंब जो है कल की गई। तो बेहद ही महत्वपूर्ण सत्र रहा। और ओम बिरला लोकसभा स्पीकर की अगर हम बात करेंगे तो उन्होंने ये कहा कि जो विधानमंडल और खासकर जो लोक लेखा समिति के जो साझा जो बिंदु हैं, जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, उसको लेकर के एक कॉमन प्लेटफॉर्म बनना चाहिए। जो देश और लोगों के जो कॉमन मुद्दे हैं उसको लेकर के लोकतंत्र में मजबूती कैसे आए, इस पर भी चर्चा की गई। प्रतिबिंब जी, रामकृपाल जी यहाँ पर हमारे सहयोगी भी बता रहे हैं कि किस तरीके से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष ने बहुत सारे महत्वपूर्ण बिंदु सामने रखे और खर्च किया जाने वाला हर रुपया सामाजिक आर्थिक परिणाम दे, ये विषय भी सामने आया। और उदाहरण दिया गया राजीव गांधी के उस वक्तव्य का कि 1 रुपया जाता है और कुछ ही पैसे विकास कार्यों में खर्च हो पाते हैं। तो क्या लोक लेखा समिति के जो है यात्रा के आगे बढ़ते बढ़ते क्या इस स्थिति में कुछ परिवर्तन आया है, कुछ बदलाव देखने को मिला है? देखिए, अगर सारे लोगों के भाषण का अगर निहितार्थ जी आप देखें तो उसमें सब में, चाहे वो राष्ट्रपति जी हों, उपराष्ट्रपति वेंकैया जी हों, लोकसभा अध्यक्ष, सब में कहीं न कहीं ये इंगित करने की कोशिश किया है कि देखिए, लोक लेखा समिति एक ऐसी समिति है जो आय और व्यय इसका ठीक हिसाब रखना और ये नज़र बनाए रखना कि जिस उद्देश्य से पैसा कहाँ से आ रहा है या कहाँ से आ सकता है, और जो जिस योजना के तहत वो जा रहा है, जिस पर खर्च हो रहा है, सही खर्च हो रहा है कि नहीं खर्च हो रहा है। और इसमें एक और चीज़ उन्होंने कही कि जैसे 100 साल पहले की बनी हुई 1921 में आज तकनीक ने इतना सुधार कर दिया है कि जब राजीव गांधी ने जब कहा था कि 1 रुपए में से 15 पैसे पहुंचता, 85 पैसे गायब होता है, तो डीबीटी जो है उसका उस बीमारी का सबसे बड़ा इलाज डीबीटी है। ठीक है। आज ये केंद्र जो भी पैसा भेज रहा है सीधे उस व्यक्ति के, नागरिक के खाते में पहुंच रहा है और 100% है वो। इसमें भी कहीं हो सकता है कोई लूप होल हो, लेकिन मैं 1-2 शब्द कहूँगा जिसका है, आप देखिए, पब्लिक अकाउंट कमेटी है, 2 शब्द हैं। एक तो लोक लेखा, लोक का मतलब होता है कि संसद से पहले हमें लोक शक्ति, आप लोक के प्रति जिम्मेदार हैं। अगर ये कमेटी ये समझे कि मेरी जनता के प्रति जवाबदेही है, लोक। दूसरा, अकाउंट का मतलब सिर्फ लेखा जोखा नहीं होता, अकाउंटेबिलिटी भी है, और वो अकाउंटेबिलिटी लोक के प्रति है। तो हमेशा अगर एक जानेंगे कि अंतिम व्यक्ति, गांधी जी जो कहते थे, मोदी जी भी कहते हैं कि उस अंतिम व्यक्ति को, कि वो जो पिछड़ा हुआ है उसके हिस्से में कुछ जा रहा है कि नहीं, वहाँ तो कोई खा नहीं रहा है। तो अगर मैं समझता हूँ कि बदलते समय के हिसाब से, देखिए आज क्या है, इतनी तेज़ी से बदलाव हो रहे हैं पूरी दुनिया में, तकनीकी बदलाव हो रहे हैं, और ये बदलाव आपको जीवन को सहज बनाने के लिए हो रहे हैं, ईमानदार बनाने के लिए हो रहे हैं। तो तकनीक का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें लोक लेखा समिति, और ये मान करके चले कि देखिए, हम इतने आज़ादी से पहले से आप एक समिति है, तो संसद के प्रति और जनता के प्रति, दोनों के प्रति उसकी एक, जैसे मैंने कहा ना कि एक पहरुए यानी पहरेदार की भूमिका है। जिसको हाथ में भी आपने कहा कि उनके हाथ में कुछ हो ना हो, एक विसल ब्लोवर का काम कर सकते हैं कि देखो यहाँ हो रहा है, घंटियाँ बजाइए, यहाँ गड़बड़ हो रही है, और वो सही समय पर। आज टेक्नोलॉजी ऐसी हो गई है कि आप इमीडिएट सूचना दे सकते हैं, सब कुछ लाइव है। तो आप अपने जिसको भी आपको सूचना देनी हो, संसद को, या जब संसद नहीं चलती है तब भी संस्थाएं काम करती हैं, विभाग हैं, चाहे वित्त विभाग हो, चाहे कोई विभाग हो। तो मैं समझता हूं कि, और मैं आशावादी हूं कि तकनीक का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाएगा, और जो ये बैठकें होती थोड़ा फास्ट की जाएं। वेंकैया जी ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि 365 दिन में इस देश की संसद कम से कम 100 दिन बैठनी चाहिए, और मैं समझता हूँ ये न्यूनतम है। जिस लोकतंत्र का अगर है तो 100 दिन की बैठक होनी चाहिए। तो ये बहुत अच्छे सुझाव हैं। मुझे लगता है कि
इसमें से बहुत सारे सुझाव इम्प्लीमेंट किए जाएंगे। जी जी, लेकिन क्या आपने कहा कि ये नज़र रखना कि क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ सही हो रहा है, गलत हो रहा है, पारदर्शिता के साथ तथ्यों को सामने रखना, लेकिन अगर इसके साथ साथ कुछ अधिकारों में और बढ़ोतरी कर दी जाए लोक लेखा बिल्कुल आप समिति सही के, कह रहे हैं कि अगर अधिकार भी मिले, लेकिन मैं आज तो किस तरीके के अधिकार आपको लगता है कि अगर मिल पाए, अगर इनको समाहित किया जाए तो लोक लेखा समिति जो है और ज्यादा कारगर हो सकती है समय के साथ? देखिए, जो भी मैं ये कह रहा हूँ कि लोक लेखा समिति जो लोग काम कर रहे हैं वो प्रैक्टिकल अनुभव खुद करेंगे कि कहाँ कहाँ उनको दिक्कतें आ रही हैं, तो वो अपनी मांग को बढ़ाएंगे। लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ, आज की तारीख में लोकतंत्र में जब यहाँ के प्रतिनिधि को सीधे जनता चुनती है तो सबसे बड़ा डर यह होता है कि अगर उजागर हो गया, यही काफ़ी है। और उजागर करने का काम लोक लेखा समिति के पास है। आप इस पर मत देखिए, जहाँ गड़बड़ी होती है मैंने कहा ना कि आप घंटे बजाइए जी, आप विसल ब्लोअर की तरह के, जो एक होता है कि आपने कहा कि देखो भाई ये है, जवाबदेही बनती है। तो कोई भी सरकार हो, कोई भी पार्टी हो, उसको पता है कि हम लोकप्रिय रहेंगे तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं लोकतंत्र में। लोकतंत्र में अलोकप्रिय होकर के आप नहीं चल सकते। तो ये सब प्रतिनिधियों को इस बात का होता है। तो मैं समझता हूं कि जो उनकी प्रैक्टिकल दिक्कतें हैं वो सरकार के सामने रखें, प्रशासन सामने रखें। आपने एक महत्वपूर्ण बिंदु उठाया है। मैं अपने सहयोगी जो है मोहम्मद फतेह टीपू हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्या माना जाए पीएससी विसल ब्लोअर का जो है एक काम करती है, या फिर आने वाले समय में उस रूप में इसकी कार्य प्रणाली को हम देख सकते हैं? टीपू, देखिए प्रतिबिंब बिल्कुल जैसा कि हम मौजूद मेहमान का जिक्र करेंगे, उन्होंने कहा कि देखिए ये जो लोक लेखा समिति है ये राष्ट्र की वित्तीय मामलों की एक सजग प्रहरी भी इसको कहा जाता है। और जैसे आप अन्य अधिकारों का जिक्र किया, निश्चित तौर पे आने वाला समय जिस तरीके से भी हमारी सहयोगी कृति ने भी जिक्र किया कि अधिकारों को लेकर की चर्चा हुई और बदलते परिवेश में किस तरीके से लोक लेखा समिति की जिम्मेदारी और जो चुनौती है उसको आत्मसात किया जाए, इसका भी आज कल जो है जिक्र हुआ। तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में जो देश का, चूँकि दुनिया का बड़ा लोकतंत्र है हमारा देश भारत, तो इसको लेकर के जो ये एक बेहद अहम जो है संस्था है, इसकी भूमिका आगे किस तरीके से तय हो, तो प्रतिबिंब इस पर भी रूपरेखा बनेगी। और आने वाला समय, क्योंकि देखिए कल जिस तरीके से उपराष्ट्रपति ने भी इसको कहा कि जो घटती हुई संख्या है जो है उस पर भी चिंता जताई, और खासकर संसद की 100 दिनों की बैठक साल में होनी चाहिए, इसका भी जिक्र किया। विधानसभाओं की 90 दिन की बैठक होनी चाहिए, इसका भी जिक्र किया। उसके अलावा उन्होंने संसदीय समितियों में जो सदस्यगण हैं उनकी भागीदारी पर और उनकी उपस्थिति पर भी प्रतिबिंब चिंता जताई। तो कहीं ना कहीं बेहद उत्पादक कल का सत्र रहा। और आज अभी ठीक 12:30 बजे समापन समारोह का भाषण जो है माफ कीजिएगा लोकसभा स्पीकर ओम बिरला देंगे और आगे की रूपरेखा तय होगी। जी जी जी। और अगर बात करें राम कृपाल जी, क्या इसमें पीएससी के साथ सामंजस्य बिठाकर जन भागीदारी को भी तय करना होगा या तय है? नहीं, एक इससे बड़ी जो बहस हो रही थी, एक मुद्दा आया था जो हिमाचल के जो स्पीकर साहब ने जो बात कही थी कि देखिए आज डेवलपमेंट, विकास जो है वो इतना कॉम्प्लिकेटेड, जैसे कह रहे हैं टेक्नोलॉजी ने इतना कर दिया है। तो अब जैसे राज्यों की कमेटी होती है, लोकसभा में है ये, ऐसे राज्यों में भी कमेटी होती है। तो इनका तारतम्य, क्योंकि देखिए डेवलपमेंट अब ऐसे हो गए हैं, इसमें इंटरडिपेंडेंस है, अंतरावलंबन कि कौन सा सब्जेक्ट, बहुत सारे सब्जेक्ट स्टेट के हैं, जैसे एग्रीकल्चर है, तमाम चीज़ें हैं। लेकिन अभी एक किसान कानून वाला जैसे मुद्दा था, तो बहुत सारी जो कंकरेंट लिस्ट हैं। तो मेरा मानना यह है कि राज्यों का भी लेखा जोखा और जो केंद्र में है, ये समितियों के आपस में कोई ऐसा समन्वय होना चाहिए कि ताकि जो भी विकास का काम है वो समयावधि के साथ साथ पूरा हो। कई बार क्या होता है कि केंद्र सरकार कहती है कि राज्य सरकार ने देरी कर दी, राज्य सरकार की तरफ से आता है पैसा समय से नहीं मिला जी। तो जब मैं ये कहता हूँ कि राज्य और केंद्र हम संघीय प्रणाली में हैं, तो एक बेहतर समन्वय हो और उसमें जो राज्यों की कमेटी है और केंद्रीय कमेटी है, मुझे लगता है कि इस पर डेलिब्रेशन होगा और एक भविष्य में और बेहतर तालमेल कैसे हो सकेगा। और हमने जैसा पहले भी बताया कि 4 बिंदु तय किए गए हैं, 4 एजेंडे तय किए गए हैं इस पूरे कार्यक्रम को लेकर, जिसमें
तीन जो है बिंदु के बारे में हम बता चुके हैं। 2 पर कल चर्चा हुई, 1 पर आज, 2 पर आज चर्चा होने वाली है। चौथी जो चर्चा होने वाली है एजेंडे पर, लोक लेखा समिति की प्रभाव नागरिकों के उचित प्रक्रिया, अधिकार और करदाताओं के धन के सदुपयोग को लेकर है। कृति, कितना महत्वपूर्ण एजेंडा है ये चौथा? जी हाँ प्रतिबिंब, देखिए जैसा कि आपने शुरुआत में ही बताया कि 1967 से जो परंपरा शुरू हुई कि ऑपोजिशन का जो लीडर है, एक जो ऑपोजिशन का जो मेंबर है वो पीएसी का चेयरमैन होता है। देखिए कोर कमेटी, अगर हम ये देखें जो कोर उसका फंक्शन है वो किस तरह से पार्टिजान ना हो कमेटी, तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि जो जनता का जो पैसा है उसका सदुपयोग कैसे हो। देखिए जब पहला बजट था तो तकरीबन वो 200 करोड़ का था और आज हम 35 लाख करोड़ की बजट की बात करते हैं, 17,000 गुना उसमें बढ़ोतरी हुई है। तो ऐसे में जो पीएसी है उसका जो फंक्शन है, उसका दायित्व है वो काफ़ी बढ़ जाता है कि जो टैक्स पेयर है उसका पैसा जो है वो सदुपयोग हो उसका। और जैसा कि जो वेंकट चलिया रहे हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यू कमीशन के चेयरमैन थे, उन्होंने कहा, उनके एक कोट से मैं अपनी बात को विराम दूंगी कि पीएसी इज द कॉन्शियस कीपर ऑफ फाइनेंशियल मैटर्स ऑफ द कंट्री। तो इस लिहाज से ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। जी प्रतिबिंब, कितना उत्साह है आज दूसरे दिन, क्योंकि अभी कुछ ही क्षण बचे हैं, कार्यक्रम शुरू होने वाला है बाकायदा? जी हाँ, बेहद उत्साह से लबरेज यहाँ पर जितने भी सदस्य हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, स्पीकर्स हैं, इसके अलावा मेंबर पार्लियामेंट हैं। स्पीकर का जो है वो संबोधन होगा, साथ ही साथ डेप्यूटी चेयरमैन राज्यसभा हरिवंश जी वो भी रहेंगे और अधीर रंजन चौधरी जो पीएसी के चेयरमैन हैं उनका भी संबोधन होगा। तो सभी की निगाहें इस महत्वपूर्ण संबोधन पर। चलिए वहां पर बने रहिएगा, हम कार्यक्रम के बाद भी आपके पास आएंगे और अपडेट लेंगे कार्यक्रम को लेकर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मोहम्मद फतेह टीपू आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। रामकृपाल जी, आखिरी टिप्पणी। विपक्ष का नेता ज़्यादातर हमने देखा है कि लंबी परंपरा रही है, जो है लोक लेखा समिति का अध्यक्ष रहता है। क्या हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था को, प्रक्रिया को मजबूत करता है और रिफ्लेक्ट करता है पूरे विश्व में? बिल्कुल, देखिए ये बहुत अच्छी परंपरा है। और जैसा मैंने कहा कि लोकतंत्र में हमेशा एक सत्ता पक्ष होता है, एक विपक्ष होता है और चलता रहेगा। लोकतंत्र की खूबसूरती है। तो दोनों का सम्मान और दोनों के अधिकार और दोनों के अधिकारों का भी सम्मान जी, ये इससे दिखाता है। और मैं एक ही आखिरी बात यही कहूँगा कि पीएससी को लेकर के लोक लेखा समिति को, कि दिन का 2 जैसा कहा, जागते रहो और जगाते रहो। क्या बात। हाँ बस। और ये मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में आप देखिएगा, जैसे हम अपने घरों में पहले बेपरवाह होते थे, आज एक एक पैसे का, एक छोटा बच्चा भी जो होता है वो कहीं से आता है तो वो उसका जो है फाइनेंशियल नॉलेज बढ़ रहा है। और जैसे जैसे इस देश की जनता का वित्तीय ज्ञान बढ़ेगा, मैं समझता हूं कि पीएससी का उत्तरदायित्व और उसका अधिकार उतना ही बढ़ेगा। क्योंकि जो आप कहते हैं, देखिए सरकार का कोई पैसा नहीं होता, सब पैसा जनता का होता है, चाहे वो इनकम टैक्स के थ्रू आए, चाहे इनडायरेक्ट टैक्स के थ्रू आए, आप चाहे जीएसटी के थ्रू आए, तो पैसा तो जनता का ही है ना। तो जनता के एक एक पैसे पर नज़र रखने का काम, और वो सही जगह पे जा रहा है कि नहीं, वो जनहित में खर्च होना चाहिए, न कि वो नाली में बह जाना चाहिए। ये जो बड़ा दायित्व है, जैसा कि आपने अभी आपके पत्रकार ने बताया कि यही सबसे प्रमुख दायित्व है। और मैं समझता हूँ, और आपने जिस बात की और जो है ध्यान दिलवाया उसका मैं जिक्र करूंगा। हम लगातार आपको दिखा रहे हैं सीधी तस्वीरें केंद्रीय कक्ष से। तैयारियां चल रही हैं, कार्यक्रम कुछ क्षण में शुरू होने वाला है और सीधी तस्वीरें लगातार हम आपके साथ साझा करते रहेंगे। कार्यक्रम की भी और कार्यक्रम से पहले की स्थिति, वहां पर लगातार प्रतिनिधि जो इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहे हैं वो पहुंचने शुरू हो गए हैं और कुछ क्षण में कार्यक्रम बाकायदा शुरू होने वाला है। एक बात आपने जो कही वो बहुत महत्वपूर्ण है। अब तकनीक के साथ साथ अगर लोक लेखा समिति कार्रवाई करने के उसके पास अधिकार नहीं भी हैं, लेकिन अगर वो विषयों को उठा सकती है और लोगों के बीच ले जा सकती है या फिर लोगों को पता लगता है तकनीक के माध्यम से, तो सरकारों का भी कहीं ना कहीं ये कर्तव्य हो जाता है कि उन्होंने जो बिंदु इंगित किए हैं उस पर जो है जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए या कोई ना कोई कारगर कदम जरूर उठाया जाए। जरूर। देखिए सिंपल बात आज की तारीख में होती है, जरूरी नहीं कि मैं किसी को दंड दूं, लेकिन जहां गलती हुई है, जनता की अदालत है, वहां पे जनता को अगर पता चल जाता है कि ये यहाँ गड़बड़ी हो रही है, तो सुधरने का मौका भी, जैसा मैंने कहा, जागते रहो और जगाते रहो। तो कहीं भी हो सकता है कि इंटेंशन ना हो, लेकिन कहीं पैसा गलत जगह जा रहा है,
तो लोक लेखा समिति का इतना है कि भाई देखो, तो ये एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है। और जैसा मैंने कहा, सब राष्ट्रपति जी हैं, सब लोग अभी हैं, गांधी जी का बैठ के चित्र हम निकालें। दिखा रहे थे। गांधी जी का ये कहना था लोकतांत्रिक प्रक्रिया को लेकर कि जब तक विकास की बयार पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंचती है तब तक वो विकास अधूरा है। तो क्या लोक लेखा समिति गांधी जी की उस सोच की या फिर परिकल्पना को कहीं ना कहीं साकार करने का भी काम करती है क्या? बिल्कुल, देखिए वही है समाज का सबसे बड़ा। जैसे आप चावल पकाते हैं तो एक चावल जो लेते हैं ना, वही एक चावल कौन है? हाशिए पर बैठा हुआ अंतिम व्यक्ति। क्या बात कि मेरे किसी भी फैसले से उस व्यक्ति के जीवन में कितना बदलाव आएगा। तो गांधी जी वो कहते थे अनटू दिस लास्ट, कि उस व्यक्ति तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा। हमारे जो सारी सोच का केंद्र बिंदु जो होना चाहिए वो हाशिए पर बैठा अंतिम व्यक्ति है। और ये पीएससी की कार्यप्रणाली ये तय करती है कि अंतिम व्यक्ति तक वो विकास पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है। जी, बिल्कुल बिल्कुल, वो नजर रखती है ना कि सचमुच में कितना गया। जैसे राजीव गांधी कहते थे कि भाई हम बेचते हैं 15 पैसे पहुंचता है, 85 पैसा लोग खा जाते हैं, तंत्र खा जाता है। अब देखिए क्या हुआ है कि डायरेक्ट पहुंच रहा है। अब 2 साल से फ्री खाद्यान्न मिल रहा है, लोगों के खातों में पैसा पहुंच रहा है, किसानों को उनको वो 2000-3000 जितनी की भी है किस्त पहुंच रही है। तो आप देखिए ना, ये तकनीक ने, एक तो अगर हम ईमानदारी से हैं और तो तकनीक का उपयोग किया जा सकता है। तकनीक आज आपके लिए खड़ी है कि हम पारदर्शिता के साथ आपके योजनाओं का पालन करने में मदद करेंगे। तो मैं समझता हूँ उसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग किया जाना चाहिए। सरकारों के लिए भी ये बात जो है लागू होती है कि सभी सरकारें अपने समय पर काम करती हैं, लेकिन काम का अनुपात क्या है, प्रतिशत क्या है, गति क्या है, वो बहुत महत्व रखती है। तो क्या पीएससी के साथ भी ऐसा है कि गति क्या है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और गति को बढ़ाना घटाना वो प्रधानमंत्री जी ने जो गति शक्ति मंत्रालय बनाया जी है क्या जी। 2 चीजें हो जाती हैं कि हम काम तो कर रहे हैं। आप सिंपल एक चीज जाने, एक नाव नदी में है, कुछ भी होगा वो पश्चिम से पूरब को बहेगी जी, लेकिन अगर उसमें एक पाल लगा देंगे तो जो नेचुरल वे में वो दूरी 100 दिन में तय करती वो 1 दिन में तय कर लेगी। स्टीमर अगर उसमें लग जाता है तो हो सकता है 2 घंटे में तय कर ले। तो सवाल इस बात का नहीं कि आप बड़े ईमानदार हैं, लेकिन टारगेट जैसे मैंने कहा ना कि लक्ष्य क्या है, लक्ष्य निर्धारित करना और उस लक्ष्य को समय सीमा के भीतर हासिल करना। तो मैं समझता हूँ आय और व्यय के साथ अगर ये भी कमेटी देखे कि तय हुआ कि नहीं, क्योंकि अगर तय सीमा में नहीं होगा तो लागत बढ़ेगी जी। तो ये जो चीजें हैं बारीकी से, सबसे बड़ी बात यह है कि टारगेट और टाइम मैनेजमेंट सबसे महत्वपूर्ण होता है किसी भी समाज के लिए जी। आप देखिए, जैसे मोदी जी ने कहा था कि 2017 में उन्होंने एक नारा दिया था कि 2042 में भारत छोड़ो और 5 साल में हमने आज़ादी ले ली 47 में। ऐसे ही 2017 में मोदी जी ने कहा था 2022 तक एक नया भारत बनाओ। तो एक टारगेट जब आप लक्ष्य देते हैं तब उसकी लक्ष्य निर्धारित है सरकार की तरफ से। पीएससी का भी एक काम है, देखिए कि उस लक्ष्य की समय सीमा में हम अचीव करने जा रहे हैं कि नहीं करने जा रहे हैं। जी। ये कौन जो है नजर रखता है? पीएससी के भी कार्य पर भी क्या नजर रखी जाती है कि जो एक तय समय है उस तय समय में वो कार्य हुआ या नहीं हुआ? ये जैसा संसदीय समिति का इनका भी होता है कि रिपोर्ट देते हैं। सब कुल मिलाकर के लोकतंत्र में संसद सर्वोपरि है जी। तो एक जो कोऑर्डिनेशन की बात है विभिन्न, जैसे संसदीय समिति है, लोक लेखा समिति है, तो इनके सबके अपने अपने वो हैं। तो टाइम बाउंड ढंग से हो, जैसा उन्होंने कहा सारे सदस्य मीटिंग में पहुंचे। कई बार ये आप देख लिए होता है कोरम पूरा ना होने से मीटिंग नहीं हुई। अब आप उसके लिए क्या, कोई ऐसा होना चाहिए कि नहीं मीटिंग होगी सही समय पर, और जो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनका ये उत्तरदायित्व होता है। तो ये जो डिलेइंग टैक्टिस होती है, कई बार अनजाने में भी हो जाती है कि भाई नहीं लोग आए, हम नहीं पहुंच पाए तो मीटिंग पोस्टपोन। कई समितियों की आपने सुना होगा कि उनकी मीटिंग ही नहीं हुई जी। तो ये मैं इसको कहता हूं कि मैं क्षमा के साथ कहता हूं ये आपराधिक कृत्य है जनता के प्रति। क्योंकि अगर कोई उत्तरदायित्व तो कोई विकास का, और आज की तारीख में जहां जो परिवर्तन 100 सालों में नहीं हुआ वो परिवर्तन 20 साल में हो रहे हैं जी। तो चूंकि डेवलपमेंट इतने फास्ट, आप देखिए आप ये सर्पगत से नहीं हो रहा है परिवर्तन, मेढक की छलांग की तरह परिवर्तन हो रहा है। तो आप ऐसे में अगर हमारे प्रतिनिधि किसी चीज को डिले करते हैं, कितने भी आप ईमानदार हों, तो
देरी जो होती है वो बहुत अक्षम्य होती है। तो आपने कहा कि सरकार के कामकाज में भी छलांग लग रही है, गति बढ़ गई है और तकनीक का उसका बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। तो क्या लोक लेखा समिति को भी कदम ताल करने के लिए उसी तकनीक का लगातार इस्तेमाल करना पड़ेगा? बिल्कुल। आप देखिए ना, अभी 20 साल पहले आप सोचिए कि हम मोबाइल फोन को सोच नहीं सकते थे। आज 20 सालों में जो परिवर्तन हुआ है इस धरती पर, अगर आप कल्पना कीजिए तो आपको लगेगा कि ये 100 सालों में नहीं हुआ था इतना तेज से। साइकिल से स्कूटर पर जाने में आपको पता नहीं कितने साल लग गए, स्कूटर से कार पर आने में। लेकिन अब आप ये देखिए तो ये जो आईटी सूचना क्रांति ने पूरी दुनिया को समेट दिया है, ग्लोबल विलेज हो गई है। वहां पे अगर आप देर करेंगे, किसी तरह का देर करेंगे तो अचीवमेंट में आप पिछड़ जाएंगे। इसीलिए देखिए हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी बार बार इस बात को कहते हैं कि टाइम बाउंड गति शक्ति क्यों बनाया, कि अलग अलग डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन नहीं था। अब अगर एक प्रोजेक्ट है उसमें 4 डिपार्टमेंट इन्वॉल्व हैं तो आप चारों मिलकर बैठ के कीजिए, जितनी मीटिंगें हो उतनी साथ कीजिए और टाइम बाउंड रिजल्ट। अगर 2 साल में हाईवे बनना है तो 2 साल के पहले बने। अब आप देखिए कभी ऐसा नहीं होता, 20-20 साल लग जाते थे। अब सारे हाईवेज बिफोर टाइम बन रहे हैं, मेट्रोज बिफोर टाइम खत्म हो रहे हैं प्रोजेक्ट। तो ये गति भाई, तो इसमें मैं समझता हूँ कि लोक लेखा समिति की बहुत बड़ी भूमिका रहेगी। जी, लोक लेखा समिति की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन जिस तरीके से हम एक दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था हैं, एक सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश हैं और पूरी दुनिया की निगाह लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को लेकर भारत पर बनी रहती है, तो क्या जो सदन के भीतर काम होता है, सरकार जो करती है, उसके अतिरिक्त लोक लेखा समिति क्या करती है, उस पर भी जो है निगाह रहती है क्या? देखिए, मैं यही कह रहा था कि हम बहुत आसानी से बोल देते हैं कि सबसे बड़े लोकतंत्र हम हैं जी, ठीक है ना। लेकिन बड़प्पन सिर्फ इसी में नहीं है कि हम संख्या बल में हैं या हमारे मतदाता हैं। बड़प्पन इसमें भी है कि हमारी संसद सबसे बड़े लोकतंत्र की संसद काम करने में भी सबसे बड़ी है। समय जी, वो कोई भी अपना उद्देश्य प्राप्त करने में भी बिल्कुल गतिमान है। ये होना चाहिए हर क्षेत्र में। हम लगे कि दुनिया के लिए हम एक उदाहरण हैं, न कि ऐसा न लगे अब पिछले दिनों में जो संसद में जो कुछ भी चल रहा है। मुझे कहना है कि हम सबसे बड़े लोकतंत्र हैं। बड़प्पन सिर्फ संख्या में नहीं होता, बड़प्पन आचार व्यवहार में होता है, बड़प्पन आपके विकास की गति में है। आप दुनिया को दिखाइए कि हम विकास में इस धरती पर किसी भी से भी पीछे नहीं बल्कि आगे हैं और कई चीज़ों में आगे हैं। आप ये देखिए, हमने अभी जो जनधन खाता खोला है और जिस तरह से जितने बड़े पैमाने पर हमारा आधार का रहा है, दुनिया के कई देशों ने हमसे। जी हाँ, सीधे आप देख सकते हैं तस्वीरें संसद भवन के केंद्रीय कक्ष से।